स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम ऑप्टिकल एक्टिविटी स्टार्ट किया राइट। उसमें हमारा जो टॉपिक है वो कायरलिटी, कायरल कार्बन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कायरल कार्बन? कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कायरल कार्बन क्या होता है या कायरलिटी क्या होता है? तो कायरल कार्बन की अगर बात करें तो when a carbon attached with four different atom or group, when a carbon attached with four different atom or group are known as chiral carbon, known as chiral carbon, or you can say asymmetric carbon, asymmetric carbon। तो क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं। इसमें कोई भी दो ग्रुप आइडेंटिकल है? नहीं। जब इसमें कोई भी आइडेंटिकल ग्रुप नहीं होंगे तो इनको क्या बोला जाएगा? कायरल बोला जाएगा। और इनको बोला जाएगा असिमेट्रिक। क्या बोलेंगे? असिमेट्रिक। असिमेट्रिक कार्बन आर नोन एज कायरल कार्बन एंड सिमेट्रिक कार्बन आर नोन एज अकायरल। तो क्या बोलेंगे? अकायरल। एंड कायरल कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय स्टार। इसको बोलते हैं एस्ट्रिक कार्बन, एस्ट्रिक कार्बन राइट। एस्ट्रिक कार्बन और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टार। एस्ट्रिक स्टार से रिप्रेजेंट किया रहेगा तो आप ये मानेंगे कि ये कार्बन क्या है? कायरल। समझा आपको? तो जब भी यहाँ पे ऐसे भी लिख लेंगे कि A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C इक्वल टू D, ये चारों ग्रुप इक्वल नहीं है, पर इन चारों में से कोई भी दो सेम हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? कायरल, सॉरी अकायरल। क्या हो जाएगा? अकायरल। और कायरल कब होगा? जब चारों ये डिफरेंट हो। यहाँ तक समझा? अब ये ABCD क्या है? ये कोई भी एटम और ग्रुप हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एनी एटम और एनी ग्रुप। इनके कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। कार्बन है, इस कार्बन पे मैं एक CH3 ग्रुप ले रहा हूं, एक हाइड्रोजन ग्रुप ले रहा हूं, इधर OH ग्रुप ले रहा हूं और इधर मैंने कोई भी Cl ग्रुप ले लिया। अब यहाँ पे चार सेंटर कार्बन पे चार अलग अलग ग्रुप अटैच है। देखेंगे तो एक मेरा हाइड्रोजन है, दूसरा CH3 है, तीसरा OH है, चौथा Cl। तो ये कार्बन क्या हो गया? कायरल। क्या हो गया? कायरल। तो दिस कार्बन आर नोन एज कायरल कार्बन। इस कार्बन को हम बोलेंगे कायरल कार्बन। समझ में आ रहा है? कुछ एग्जांपल ले रहा हूं और आपको बताना है कि उन एग्जांपल में कितने कायरल कार्बन होंगे। डायरेक्टली बॉन्ड नहीं ले रहा हूं मैं। यहाँ पे एक Cl है, दूसरा Cl इधर है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल कार्बन होंगे, तो हाउ मेनी कायरल प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल? देयर आर टू। व्हिच वन? सपोज हमको नहीं समझा कि दो कायरल है या नहीं है, तो पहले ना इस कार्बन पे आप अटैचमेंट देखेंगे। इस कार्बन पे एक CH3, एक कार्बन का अटैचमेंट है, दूसरा क्लोरीन का अटैचमेंट है, तीसरा ये पूरा बॉन्ड है एंड द फोर्थ वन इज स्टूडेंट हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप दिख रहा है जो सिमेट्रिक हो? कोई दो ग्रुप सिमेट्रिक दिख रहा है आपको? नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये कायरल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इनकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब ये CH3, ये पूरा एक ग्रुप, ये Cl, ये हाइड्रोजन, ये भी कायरल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने होंगे? 2 कायरल कार्बन। हाउ मेनी कायरल कार्बन? 2 कायरल कार्बन। समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ पे मैं बात करूं हाउ मेनी कायरल, हाउ मेनी कायरल? हाउ मेनी कायरल कार्बन? 4 या 5? 4। कौन सी? ये वाला कार्बन कायरल है? आया ना? क्यों? क्योंकि दोनों CH3 ये कायरल नहीं। इस कार्बन की बात करें, क्या ये कायरल है? क्या ये कायरल है? ये कार्बन, ये कार्बन, टोटल कायरल कार्बन कितने हो गए? 4। नंबर ऑफ कायरल कार्बन 4। समझ में आ रहा है आपको?
अगर मैं कोई ऐसा रिंग ले लूं, रिंग पे कोई अटैचमेंट ले लूं, यहाँ पे Cl ले लिया, अब इसमें कोई कायरल दिख रहा है आपको? इज एनी कायरल? ये कार्बन है, राइट? ये और ये दोनों ग्रुप सेम है? सेम है, तो क्या ये कायरल होगा? नो कायरल, कोई भी कायरल नहीं है। नंबर ऑफ कायरल बोलूं तो 0, नंबर ऑफ कायरल 0। ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे कायरल है या नहीं? तो देखिए यहाँ पे कायरल कार्बन है, यस और नो? हाउ मेनी कायरल? 2 मेनी कायरल? 2। समझ में आया? नंबर ऑफ कायरल इज 2। यहाँ पे नंबर ऑफ कायरल, हाउ मेनी कायरल? 2 ना? समझ में आ रहा है आपको? नंबर ऑफ कायरल कार्बन 2। कौन कौन सी? जरा ध्यान दीजिए। अब एक दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे टोटल कायरल कितने हैं? हाउ मेनी कायरल? 2। नंबर ऑफ कायरल इज 3। नॉट एग्जैक्टली कायरल, इसको हम सूडो कायरल बोलेंगे। कौन सा कायरल? सूडो कायरल। मीनिंग ऑफ सूडो? फॉल्स। सूडो का मतलब फॉल्स। जो सूडो होते हैं, मतलब ये एग्जैक्टली कायरल तो नहीं है, एज पर स्टेटमेंट क्या ये कायरल है? नहीं। सूडो मीन्स फॉल्स। ये कायरल एग्जैक्टली नहीं, पर ये कायरलिटी डेवलप करता है। क्यों करता है, कैसे करता है? इसके बाजू में ये जो कार्बन है ना, ये कायरल है, ये जो कार्बन है ये कायरल है, ये दोनों कायरल है। तो जब कोई दो कायरल सिमेट्रिक ग्रुप किसी कार्बन से कनेक्ट होंगे तो वहां पे भी कायरलिटी डेवलप होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये भी कायरल, ये भी कायरल, दोनों क्या है? सिमेट्रिक। दोनों क्या है? सिमेट्रिक। तो जब ये दो कायरल सिमेट्रिक ग्रुप किसी कार्बन से कनेक्ट होंगे तो वहां पे उस कार्बन पे भी कायरलिटी डेवलप होगी। समझ में आया? ये कायरल इसलिए हुआ क्योंकि इसके बाजू वाले दोनों कार्बन कायरल। समझा मेरा बात? तो इसीलिए एज पर स्टेटमेंट चारों अलग होने चाहिए, तो ये तो क्या हो गया? कायरल। बट ये क्या है? इसको सूडो कायरल बोलते हैं। कौन सा कायरल बोलेंगे? सूडो कायरल। समझा आपको? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ सूडो कायरल, हाउ मेनी सूडो कायरल। समझ में आया? तो यहाँ पे ये जो थर्ड वाला कायरल, सेंटर वाला कायरल कार्बन है, ये सूडो कायरल बोला मैंने। क्यों सूडो बोला? यहाँ पे कायरलिटी इन दोनों कायरल कार्बन की वजह से होगी। समझ में आया? तो जब कोई दो आइडेंटिकल या सिमेट्रिकल कायरल ग्रुप किसी कार्बन से अटैच होंगे, अब ये दोनों कायरल ग्रुप है, समझ में आया? और दोनों इससे अटैच है, तो ये क्या हो गया? सूडो कायरल। समझा? अब यहाँ कोई सूडो कायरल है क्या? यहाँ कोई सूडो कायरल है? टोटल नंबर ऑफ कायरल सूडो कायरल कितना आएगा? 1 सूडो कायरल। ये सूडो कायरल है या नहीं? ये कायरल है, आया ना? ये कायरल है, तो ये क्या होगा? सूडो कायरल। समझा? तो एक सूडो कायरल है।
ये वाला जो ग्रुप है वो सूडो कायरल। बाकी दो कायरल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? ये सूडो कायरल समझ में आ रहा है या नहीं? यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी सूडो कायरल, हाउ मेनी सूडो कायरल? 2। पक्का? देखो एक बार फिर से, 0। और मैं बोला ऑल 4 इज अ सूडो कायरल, ऑल 4 इज अ सूडो कायरल। चेक करो जरा, इसकी बात करते हैं, राइट? ये दोनों आइडेंटिकल। इसकी बात करते हैं, ये दोनों आइडेंटिकल। और इसकी बात करेंगे तो आइडेंटिकल कायरल। तो नंबर ऑफ सूडो कायरल, सूडो कायरल कितना आया यहाँ पे? ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो कायरल क्या होता है, सूडो कायरल क्या होता है, वो समझ में आया? सूडो कायरल, नंबर ऑफ कायरल जो है पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ सूडो कायरल पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है? अभी ऐसे यहाँ BR या OH ले लें, ये तीनों BR ले लूंगा। मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ कायरल कितने होंगे, जनरली आप आंसर 2 लिख के आएंगे, पर आंसर क्या होगा? 3। समझा? अब ये भले सूडो कायरल है बट टोटल कायरल में तो आएगा ना। गेटिंग माय पॉइंट? ये सूडो कायरल है, वो आपको स्पेसिफिक मैंने बता दिया कि ये सूडो कायरल है, पर अगर हम नंबर ऑफ कायरल काउंट करेंगे तो ये भी कायरल को काउंट करेंगे, आया ना? तो यहाँ पे भी अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ कायरल, तो आप बोलेंगे 3। समझ में आ रहा है? एक ये जो सेंटर वाला कायरल है, तो सेंटर वाला कायरल क्या है? सूडो कायरल। ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप ना, आइडेंटिकल विद कायरल, ये दोनों कायरल है और आइडेंटिकल है। अगर कायरल ना होते तो ये कायरल होता नहीं। कोई दो अकायरल सिमेट्रिक ग्रुप हो जाएंगे, जैसे कायरल ना हो और दूसरा दो आइडेंटिकल ग्रुप हो जाए, तब क्या ये कायरल होगा? नहीं। ये कायरल इसलिए हुआ है क्योंकि ये दोनों क्या है? कायरल। समझ में आया? तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हुए? 3। सूडो कायरल 1। ये समझा आपको? कोई कंफ्यूजन? तो आपको सूडो कायरलिटी कैसे फाइंड आउट करना है वो समझा कि जब कोई दो आइडेंटिकल कायरल ग्रुप अटैच होंगे किसी कार्बन से, उसको क्या बोला जाएगा? सूडो कायरल। अकायरल क्या होता है? अकायरल अकायरल कार्बन, जब कोई सिमेट्रिक ग्रुप आ जाए तो सिमेट्रिक कार्बन, यहाँ पे खाली इतना ही लिख रहा हूं, सिमेट्रिक कार्बन, सिमेट्रिक कार्बन, सिमेट्रिक कार्बन आर नोन एज अकायरल। अब सिमेट्रिक कार्बन में जैसे ही अब यहाँ पे इस कार्बन की बात करूं मैं, सेंटर वाले कार्बन की, तो ये सेंटर वाले कार्बन पे 2 CH3 सेम है ना। कोई भी दो ग्रुप सेम हो जाए, कोई भी दो ग्रुप सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा? अकायरल। तो ये अकायरल, इवन ये भी अकायरल ही है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन सेम है, तो ये भी क्या है? अकायरल। तो अकायरल क्या होगा समझ में आया ना? कायरल कार्बन को क्या बोला जाता है? असिमेट्रिक। और अकायरल को क्या बोला जाएगा? सिमेट्रिक। अकायरल कार्बन और सिमेट्रिक कार्बन क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक कार्बन। इसको सिमेट्रिक कार्बन भी बोलेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? और अकायरल कायरल को क्या बोलेंगे? असिमेट्रिक। कायरल कार्बन आर नोन एज, ये कायरल कार्बन है, इसी को बोला जाएगा सिमेट्रिक कार्बन, सॉरी असिमेट्रिक कार्बन। क्या बोलेंगे हम लोग? असिमेट्रिक कार्बन। कायरल कार्बन इज असिमेट्रिक और अकायरल इज सिमेट्रिक। ये पॉइंट याद रहेगा। कोई कंफ्यूजन है?
कायरलिटी अगर आपने ढूंढ लिया है तो अकायरल इजीली समझ में आ जाएगा, पर फिर भी एक एग्जांपल आपको बता दिया। अब कायरल, नंबर ऑफ कायरल, ये सब आपको आ गया, तो अब आगे जो है हम यहाँ पे बाकी चीजों पे डिस्कस करेंगे। अब मॉलिक्यूल कब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कब नहीं होगा, उस सब भी डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले मैं यहाँ पे दो नॉमेनक्लेचर बता देता हूँ। स्मॉल डी स्मॉल एल पढ़ाया था, राइट। अब मैं कैपिटल डी और कैपिटल एल पढ़ा देता हूँ। कायरल समझ में आ गया ना, कैपिटल डी एंड एल नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ डी और एल, जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है, इनका स्मॉल डी स्मॉल एल से कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आ रहा है, कोई भी रिलेशन नहीं। कैपिटल डी कैपिटल एल आर यूज इन अ नॉमेनक्लेचर फॉर कायरल कंपाउंड। कोई कायरल कंपाउंड है, उनके नॉमेनक्लेचर के लिए हम डी और एल यूज करेंगे। डी मीनिंग क्या है डी का, कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप राइट हैंड साइड होगा तो उसको डी बोला जाएगा, और जब कोई फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड होंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, एल बोला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने COH ग्रुप लिया, इधर कोई CH2OH ले लिया। आप बायो वाले हो, आपको ये पॉइंट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। OH और H लिया, राइट। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, ये कायरल है, राइट। इस कायरल में फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। अब ये फंक्शनल ग्रुप मेरा किधर प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड है। तो जब कायरल कार्बन का फंक्शनल ग्रुप राइट हैंड साइड होगा तो उसके नेमिंग में क्या आएगा, कैपिटल डी। अब ये अगर इनके पूरी नेमिंग लिखना चाहूँ मैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन नेमिंग डी आएगा, पूरा नेमिंग लिखूँ तो ये एक एसिड हो गया। समझ में आया, ये एसिड है। मैं अगर एसिड ना लेके ये हो जाएगा ग्लिसरल एसिड, या फिर मैं CHO ले लूँ तो ये एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। अब अगर मैं एल्डिहाइड ग्रुप ले लूँ, राइट, तो इनका एक नेम होता है डी ग्लिसरल डिहाइड। ग्लिसरिक एसिड हो जाता है, ये ग्लिसरल डिहाइड। समझ में आया, ग्लिसरॉल। जब ये तीनों OH हो जाएंगे ना तो ग्लिसरॉल कहलाता है, ग्लिसरीन जिसको बोलते हैं, कॉमन नेम ग्लिसरीन है, ग्लिसरॉल। जब ये तीनों OH हो जाए, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, ट्राइऑल ग्लिसरॉल, समझा। डाइऑल ग्लाइकॉल, वर्क में डिटेल डिस्कशन होगा। जब दो OH ग्रुप एडजेसेंट पे होंगे तो ग्लाइकॉल होगा, कॉमन नेम है। और तीन जो है एडजेसेंट पे आया तो ग्लिसरॉल हो जाएगा। तो एक OH हटाया, एल्डिहाइड हो गया, तो नेमिंग में क्या आ गया, ग्लिसरल डिहाइड। समझा, ये ग्लिसरल डिहाइड है। अब यहाँ पे डी ग्लिसरल डिहाइड क्यों लिखा, अब ये OH इधर भी आए तो भी ये ग्लिसरल डिहाइड ही कहलाएगा। समझ में आया, पर हमें कैसे पता, ग्लिसरल डिहाइड अगर खाली नेमिंग लिखूं तो उससे क्या पता चलेगा कि OH किधर है। समझ में आ रहा है आपको। तो OH के डायरेक्शंस को इंडिकेट करने के लिए हमने यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में कैपिटल डी और कैपिटल एल यूज किया। तो कैपिटल डी एंड कैपिटल एल आर यूज इन अ नॉमेनक्लेचर फॉर कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड याद रहेगा, कैपिटल डी और कैपिटल एल किसके लिए यूज किया जाएगा, कायरल कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर। तो अब ये डी लिख दिया तो ये इंडिकेट कर रहा है कि OH राइट हैंड साइड ही रहेगा। बट अगर मैं OH को लेफ्ट हैंड साइड लिख दूं स्टूडेंट, ये OH इस तरह से लेफ्ट में आ गया, अब क्या होगा इनका नेम, अब ये नेमिंग में आ जाएगा एल ग्लिसरल। तो D और N ये जो है किसके लिए यूज होता है, नॉमेनक्लेचर। नॉट ओनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन में भी यूज होता है। अच्छा कायरल बोला, मुझे लग सुनाई दिया कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हो, क्योंकि अभी बायोमोलिक्यूल पढ़ा है तो याद है। तो डी ग्लिसरल डिहाइड, एल ग्लिसरल डिहाइड, ये कायरल कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में यूज करेंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? और भी एक एग्जांपल लेता हूँ, वन ऑफ द वेरी फेमस, जो आपको पता भी है, बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया तो समझ भी जाएंगे। OH H OH OH, लाइक दिस। कौन सा स्ट्रक्चर है ये, डी ग्लूकोज। खाली ग्लूकोज बोलोगे तो रॉन्ग है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, डी
अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, एक ही OH तो है नहीं, चार चार OH है, यहाँ कैसे मैंने D बोल दिया, समझ में आ रहा है? मैक्सिमम और मिनिमा यहाँ नहीं पढ़ रहे, मैथ्स नहीं पढ़ रहा हूँ, मैक्सिमम और मिनिमा अप्लाई कर रहे हो आप। एक और एग्जांपल लेता हूँ इसको समझाने से पहले। चलो एक OH इधर ले लिया, एक OH इधर, दोनों अपोजिट। अब यहाँ पे अगर मुझे नंबरिंग करना होगा कार्बन का तो कैसे करेंगे, एल्डिहाइड से, आया ना? अब इसमें मैं बोलूं कि लास्ट कायरल कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, लोएस्ट कायरल और लास्ट कायरल, विच वन? ये वाला लोएस्ट है या ये वाला, 3 वाला? नंबरिंग यहाँ से किया है, लोएस्ट कायरल और यू कैन से लास्ट कायरल, लोएस्ट कायरल और लास्ट। लोएस्ट कायरल कार्बन फंक्शनल ग्रुप राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, D, क्या हो जाएगा, D। एंड लोएस्ट कायरल कार्बन फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, L। समझा आपको? दिस इज द मीनिंग ऑफ D एंड L। आपको किसको देखना है, ये लोएस्ट कायरल, किसको देखना है, लोएस्ट कायरल। अगर आप मैक्सिमम मिनिमा की बात करेंगे, मैं ये तीनों OH इधर रख दूं और एक खाली लास्ट वाला OH इधर रख दूं, तब आप क्या बोलेंगे, आपके अकॉर्डिंग वो भी D रहेगा, पर एक्चुअल में वो क्या होगा, L। समझ में आ रहा है? तो ये स्ट्रक्चर D है तो ये भी D ही है, क्योंकि लास्ट वाला कायरल ये, इसको लास्ट कायरल बोलेंगे या लोएस्ट कायरल। अब लोएस्ट कायरल आपने इसको ही क्यों माना, तो हमें पता है ये प्रायोरिटी ज्यादा है, नंबरिंग यहाँ से किया, ये 1 2 3, ये 2 and 3 कार्बन जो है कायरल कार्बन है, तो थर्ड जो है इधर आ, तो थर्ड वाला कार्बन या लोएस्ट वाला कार्बन जो यहाँ पे कायरल है, तो लोएस्ट कार्बन कायरल फंक्शनल ग्रुप किधर प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड प्रेजेंट है तो D, लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है तो L। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये D and L आर यूज इन अ नोमेनक्लेचर। अब ये कायरल के लिए यूज हो रहा है, इसने यहाँ पे पढ़ाया आपको, समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं IUPAC में पढ़ाता तो थोड़ा डिफिकल्ट भी रहता, ये कायरल पढ़ने के बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? तो दिस वन इज अ D ग्लूकोज। L ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ये इसका मिरर इमेज, एक बार ध्यान देंगे, D का मिरर इमेज, कैपिटल D का मिरर इमेज कैपिटल L, कैपिटल D का मिरर इमेज कैपिटल L। अब मिरर इमेज समझते हो, इसके सामने ऐसे एक मिरर डाल दूं और मिरर डालने के बाद जो स्ट्रक्चर ऐसा है उसका जस्ट अपोजिट बना दूं तो क्या हो जाएगा, वो L ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, L ग्लूकोज। यानी माय पॉइंट, कैपिटल D का मिरर इमेज कैपिटल L और कैपिटल L का मिरर इमेज कैपिटल G। D ग्लिसरॉल्डिहाइड का मिरर इमेज L ग्लिसरॉल्डिहाइड। एनी कंफ्यूजन, कोई डाउट? Go through once. D और L, इसमें अनदर एग्जांपल की बात करूंगा। अगर ये OH ग्रुप इधर है, राइट, ये किसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये किसका स्ट्रक्चर होना चाहिए? अभी आपने स्ट्रक्चर किसका बनाया था, D ग्लूकोज का बनाया था, ये L ग्लूकोज, उसका मिरर इमेज बनाया। समझ में आ रहा है, L ग्लूकोज, तो D का मिरर इमेज L एंड L का मिरर इमेज D। ग्लूकोज भी बना सकते हैं, D और L आपको समझना है फिलहाल तो। ये अमीनो एसिड है,
ये अमीनो एसिड है और ये अमीनो एसिड कौन सा वाला है? तो NH2 ग्रुप किधर प्रेजेंट है? राइट हैंड साइड और H हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा डी अमीनो एसिड। कौन सा हो जाएगा? डी अमीनो एसिड। इनका जो नेम रहेगा वो आगे डिस्कस कर लेंगे। डी अमीनो एसिड में इन जनरल लिख रहा हूँ, समझ में आया? या तो CH3 को मैं यहाँ पे R लिख देता हूँ। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमीनो एसिड। समझ में आया? तो ये ध्यान देंगे। तो डी अमीनो एसिड। अब यही मिरर इमेज में मैं ड्रॉ कर दूं, तो ये क्या होता है? अब ये क्या हो जाएगा? कैपिटल L अमीनो एसिड। डी और H समझ गया? अब नेक्स्ट एक टॉपिक आता है इरिथ्रो एंड ट्रियो। इरिथ्रो एंड ट्रियो। इरिथ्रो एंड ट्रियो भी यूज किया जाता है नेमिंग के लिए। किसके लिए? नेमिंग के लिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी दो फंक्शनल ग्रुप की बात होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने CH3 ऐसा एक मॉलिक्यूल लिया है, यहाँ पे Br और Br ग्रुप प्रेजेंट है, राइट? अब ये दोनों Br सेम साइड प्रेजेंट है, दोनों Br सेम साइड प्रेजेंट है। आप फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हो, हैलोजन फंक्शनल ग्रुप। तो दोनों Br सेम साइड प्रेजेंट है, इसको बोला जाएगा इरिथ्रो। क्या बोलेंगे? इरिथ्रो। अब इसका नेमिंग बात करूं मैं, अब नो डाउट 1 2 3 4 तो ये 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन है, राइट? बट दो अब 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन दोनों Br इधर भी हो सकते हैं और दोनों अपोजिट में भी हो सकते हैं। तो अगर आप खाली ब्यूटेन 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन लिखते हैं तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि दोनों Br का डायरेक्शन क्या है, सेम साइड है या अपोजिट साइड है। बट जैसे ही आप इनके नेमिंग से पहले इरिथ्रो या ट्रियो लिख दे रहे हैं तो इंडिकेट करेगा कि सेम साइड है या अपोजिट साइड है। अब कौन सेम साइड को डिनोट करता है और कौन अपोजिट साइड को डिनोट करता है? तो इसको इरिथ्रो जो है सेम साइड के लिए होता है, तो ट्रियोस क्या होगा? अपोजिट साइड। समझा आपको? ये इरिथ्रो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन है, यस और नो? समझ में आ रहा है? और अगर मैं यही स्ट्रक्चर ऐसा लिख दूं स्टूडेंट, अपोजिट में, ये क्या हो जाएगा? ट्रियो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। अब ट्रियो लिखने से ये समझ में आया कि दोनों Br क्या है? अपोजिट है। इसको ऐसे भी समझेंगे, इसके लिखने के तरीके से ही आप इसका आंसर समझ सकते हैं। ये E से स्टार्ट है, राइट? दोनों फंक्शनल ग्रुप कहां पे? इरिथ्रो E ना, दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम साइड है, तो सेम साइड है E। रिमेंबर लाइक दिस, ये Br है, ये Br है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, सेम साइड है तो इरिथ्रो। समझा? ये Br का पोजीशन है और ये Br, दोनों अपोजिट साइड है, क्या हो गया? नहीं समझा? जब अपोजिट में होंगे तो नेमिंग में ट्रियो और सेम होंगे तो इरिथ्रो। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो ये ध्यान दीजिए, इरिथ्रो एंड ट्रियो। ये आपको बायोमोलिक्यूल में भी मिलेगा नेमिंग के लिए, क्योंकि नेमिंग के लिए यूज होता है ना, और जनरली 4 कार्बन के लिए भी यूज करेंगे। एल्डिहाइड ले लूं मैं, CH2OH, HNOH। अब इसके नेमिंग में आएगा D। अब जनरली बायोमोलिक्यूल के कार्बोहाइड्रेट में ना नेमिंग में ओज आता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या लैक्टोज, ओज आता है ना। ये क्या है? इरिथ्रो, तो वहां पे इरिथ्रोज हो गया। समझ में आ रहा है? तो D इरिथ्रोज। समझ में आ रहा है आपको? अब इसका मिरर इमेज बना दूं तो क्या हो जाएगा? L
एरिथ्रोज। समझ में आ रहा है? एल एरिथ, समझा? डी और एल, और ये नेमिंग सेम है। समझ में आ रहा है? अब दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें, ये तो दोनों क्या है, मिरर इमेज है, डी और एल। अब इनका एक स्ट्रक्चर ऐसा भी हो जाएगा, ये OH इधर, H इधर, ये OH इधर, H इधर। पहले डी वाला स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बाद में एल वाला। अभी ये क्या है, डी है, राइट? बट ये दोनों OH किधर है, अपोजिट है, तो क्या लिखेंगे, ट्रियोस। समझ में आ रहा है? डी ट्रियोस। अब ये OH इधर आ जाए और ये OH इधर आ जाए, तो क्या हो जाएगा, एल ट्रियोस। समझा आपको? तो ट्रियोस एंड इरिथ्रोज, ट्रियोस एंड इरिथ्रोज आर यूज्ड इन अ नोमेनक्लेचर। कहां पे यूज करेंगे, नोमेनक्लेचर में। जब ये दो ग्रुप रहेंगे और दोनों के डायरेक्शन सेम साइड, इरिथ्रोज। समझ में आया? अपोजिट साइड ट्रियोस। सेम ब्रोमीन में भी लिया है, इधर OH के केस में भी लिया हुआ है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इनके डायरेक्शन सेम है या अपोजिट। सेम रहेंगे तो इरिथ्रोज, अपोजिट रहेंगे तो ट्रियोस। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अब आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं अनदर पॉइंट पे। कायरलिटी पढ़ लिया हमने, कायरल कार्बन पढ़ लिया, राइट? यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखना है। मोनोकायरल कार्बन, मोनोकायरल कार्बन molecule are optically active in nature, optically active in nature। जब उनमें एक ही कायरल सेंटर होगा, कितने, एक ही कायरल सेंटर होगा कार्बन के, तो हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। इन ऑल केसेस एक मोनोकायरल कार्बन, एक कायरल कार्बन होगा तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक से ज्यादा हुआ तो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकते हैं, बट एक के केस में हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आ रहा है आपको? ये ध्यान दीजिए। बट मैंने यहाँ पे मोनोकायरल कार्बन लिखा है, मोनोकायरल सेंटर नहीं लिखा है, वो ध्यान देना, क्योंकि मोनोकायरल सेंटर लिख दिया ना तो टर्शरी अमाइन के केस में, जब अमाइन में 3 अलग अलग ग्रुप होंगे, उनके केस में नाइट्रोजन कायरल होता है, बट कायरल होते हुए भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। उसका रीजन क्या है वो डिस्कस करें। इसका एक एक्सेप्शन बोल सकते हैं, बट ये इसका नहीं है, नाइट्रोजन के लिए है। तो नाइट्रोजन अगर मैं ले लूं, ये पॉइंट नंबर 1 था, सेकेंड पॉइंट में नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर है, यहाँ R1, यहाँ R2, यहाँ R3, where R1 not equal to R2 not equal to R3। जब ये तीनों इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, देयर आर इज एनी अल्काइल। जब ये अल्काइल ग्रुप होंगे ना तो ड्यू टू अल्काइल नेचर इस मॉलिक्यूल में ना रैपिड इंटर कन्वर्जन होता है। क्या होता है, रैपिड इंटर कन्वर्जन। ये स्ट्रक्चर अभी कैसा दिख रहा है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। क्या दिख रहा है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। रीडिंग माय पॉइंट। पर ये मॉलिक्यूल में जब रिपल्शन होगा ना तो ड्यू टू इंटर रिपल्शन बिटवीन अल्काइल ग्रुप ये मॉलिक्यूल इस तरह से बनता है। इनका ये लो, तो ये प्लेनार हो जाता है। स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, प्लेनार। ये स्ट्रक्चर क्या शो करने लगता है, प्लेनार। समझ में आ रहा है? तो स्ट्रक्चर प्लेनार शो करने लगता है और कोई भी प्लेनार मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होती, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होती। समझ में आ रहा है?
तो यहाँ पे ड्यू टू रैपिड इंटरकन्वर्जन मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, प्लेनार हो जाता है। तो ये तीनों सभी अल्काइल ग्रुप हो जाएंगे, तो इनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझा? तो टर्सरी अमाइन अगर तीनों अल्काइल अलग हैं तो कायरल कहलाएगा बट ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर मैं यहीं पे स्टेटमेंट ऐसा लिखता इन मोनोकायरल सेंटर मॉलिक्यूलर ऑप्टिकली एक्टिव, तो मेरा स्टेटमेंट राइट होता है या रॉन्ग? रॉन्ग, क्योंकि मोनोकायरल में एक नाइट्रोजन 3 डिग्री अमाइन भी आ रहा है, बट क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, मोनोकायरल कार्बन। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? मोनोकायरल सेंटर में ये नाइट्रोजन भी आ जाए, नाइट्रोजन ये मॉलिक्यूल भी तो कायरल है ना, ये भी तो असिमेट्रिक है, बट यहाँ पे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव का रीजन क्या है, इनके बीच में रैपिड इंटरकन्वर्जन होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या होती है, अपने ये स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके प्लेनारिटी डेवलप करते हैं। तो जब स्ट्रक्चर प्लेनार होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। समझा? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑप्टिकली एक्टिव इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री absent होंगे। क्या होंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री absent होंगे। समझ में आ रहा है? तो इन दी absence of plane of symmetry and center of symmetry molecule are optically active। तो plane of symmetry present नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूलर ऑप्टिकली एक्टिव, मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। इन द एब्सेंस ऑफ पीवेस एंड सीवेस प्रेजेंट हुआ तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ध्यान देंगे, इन द एब्सेंस ऑफ पीवेस एंड सीवेस मॉलिक्यूलर ऑप्टिकली एक्टिव, ये ध्यान देंगे। अब कुछ पॉइंट ले लेता हूं। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करूं अगर मैं, और एब्सेंस ऑफ पीवेस एंड सीवेस को हम डाइसिमेट्री भी बोलते हैं, डाइसिमेट्री, जिसमें दोनों नहीं है तो डाइसिमेट्री ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री को मैं शॉर्ट में पीवेस लिखूंगा। अब एक एग्जांपल ले लूं मैं, जैसे CH3 ले लिया है, CH3 ले लिया है, इधर Br हाइड्रोजन, Br हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? ये एक स्ट्रक्चर ले रहा हूं, दूसरा स्ट्रक्चर में इसी का ऐसा ले रहा हूं, ये H है और ये Br है, ये Br है और ये H है। जरा समझने का ट्राई करेंगे। अगर मैं इस मॉलिक्यूल में कोई इमेजिनरी प्लेन पास करूं, कोई भी इमेजिनरी एक प्लेन पास करूं, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाए, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, और दोनों इक्वल पार्ट्स एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज। क्या है? मिरर इमेज। इमेज मिरर के सामने दो टाइप के बनते हैं, एक होता है सुपर इम्पोजिबल, दूसरा होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल। द मीनिंग ऑफ सुपर इम्पोजिबल आइडेंटिकल, नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन आइडेंटिकल। समझ में आ रहा है? जब आप मिरर के सामने इस पोजीशन पे मार्कर को रखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आइडेंटिकल दिखेगा, जैसा है, दोनों साइड से आइडेंटिकल दिखेगा, राइट? समझ में आ रहा है? बट अगर मैं मार्कर को ऐसे ये कैप को लेके जाऊं और ऐसे रखूं तो ये कैसा दिखेगा पता है? ये इस तरफ से है और मिरर के सामने उसका इमेज ऐसा दिखेगा। गेटिंग माय पॉइंट? इधर कैप इस डायरेक्शन में, इधर कैप इस डायरेक्शन में दिख रहा है। समझ में आ रहा है? अगर आप अपने हैंड को मिरर के सामने रखते हैं तो कैसा दिखेगा आपको? ये हैंड इस तरह से मिरर के सामने ऐसा रखा है, तो दूसरा जो इमेज क्रिएट होगा वो इस तरह से क्रिएट होगा।
अब ये जो मिरर के सामने इमेज बना हुआ है इसको क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल। इमेज तो बना है पर वो डायरेक्शन क्या है? सुपर इम्पोजिबल कैसा होगा? मॉलिक्यूल अगर मैं बात करूं सुपर इम्पोजिबल में, तो एक एग्जांपल पे ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ मैंने CH3 ले लिया, राइट, इधर भी CH3 है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। अब इसको मिरर लेके आओ, क्या हो? ये दोनों सेम है ना, कैसे भी करो ये सुपर इम्पोजिबल हो गया, यस और नो? या इधर सपोज कोई ग्रुप ही अलग है, इधर मैं OH ले रहा हूं दोनों के लिए, तो भी तो सेम ही है। या इधर CH3 रहने तो दोनों को OH ले तो भी वो क्या हो जाएगा? सुपर इम्पोजिबल। पर अगर गलती से मैं ये CH3 है ये इथाइल ले लूं, राइट, ये भी इथाइल ले लूं, और इधर ये OH है और ये भी OH है, तो अब क्या है? ये नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये पॉइंट समझा आपको? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? पक्का? नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो कौन से टाइप का इमेज बन रहा है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो आफ्टर पासिंग अ imaginary plane molecule divided into two equal parts and both the equal parts are mirror image of each other। जब एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होंगे उस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब इसको ऐसे ध्यान दीजिए, इनका नेम यहाँ से आपने क्या पास किया? प्लेन, और ये दोनों क्या है? सिमेट्री है। सिमेट्री क्यों बोला? आइडेंटिकल ग्रुप ना, दोनों आइडेंटिकल ग्रुप हैं, तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल मिला। तो जब कोई प्लेन पास कर रहे हैं और वहां पे सिमेट्रिक मॉलिक्यूल मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसके नेम में ही आंसर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस अगेन आई रिपीट कि ये प्लेन पास किया, ये एक ग्रुप और ये एक ग्रुप, दो ग्रुप मिले, दोनों क्या है? सेम है ना, तो क्या बोला मैंने? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोला? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जब किसी मॉलिक्यूल में आप कहीं से भी एक प्लेन पास करेंगे और वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और अगर वो डिवाइड ना हो तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे POS प्रेजेंट है या नहीं? दो इक्वल पार्ट्स में है तो मॉलिक्यूल में POS है, पर अगर जैसे मैं इसमें से पास करूं, प्लेन पास कर दिया, क्या ये दोनों इक्वल है? तो नो POS। यहाँ कोई POS है क्या? नहीं। ये समझा आपको? इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो जिसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। While it has two chiral carbon, कितने chiral है? दो, तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, बट ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने कि मोनोकाइरल कार्बन में POS एंड CS दोनों ऑप्शन थे, जब वो कायरल होगा, समझ में आया? तो इन अ मोनोकाइरल कार्बन molecule absence of POS and CS, that's why molecule are optically active। but अगर डाइकाइरल है तो उसमें it may be optically active, क्योंकि यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में POS प्रेजेंट है, इसमें POS प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है कि क्या उसमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो पहले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के अनदर एग्जांपल की बात करूंगा। ये फर्स्ट एग्जांपल समझा आपको? वन ऑफ द वेरी फेमस एग्जांपल मीजो टार्टरिक एसिड, मीजो टार्टरिक एसिड। अब ये होता कैसा है? मीजो टर्म आया, समझ जाओ कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। मीजो के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री यूज OH OH H H ऐसा। अब ये मॉलिक्यूल में क्या दिख रहा है? ये मीजो टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो मीजो टार्टरिक बोला तो समझ जाओ, यहां से प्लेन पास किया, दोनों इक्वल पार्ट्स में गए, तो ये क्या हो गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जब किसी मॉलिक्यूल से कोई इमेजिनरी प्लेन पास किया जाए और मॉलिक्यूल
दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। समझा आपको? अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। क्या इस मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? हाँ या ना? प्रेजेंट है ना? मॉलिक्यूल को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ब्रेक कर सकता हूँ। तो मॉलिक्यूल में पीओएस है। दो इक्वल हाफ पार्ट्स में जाना चाहिए। जरा इसमें देखिए, क्या इसमें पीओएस प्रेजेंट है? एक अबव द प्लेन है, दूसरा बिलो द प्लेन, तो नो पीओएस। कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट नहीं। समझ में आ रहा है? ये ट्रांसपोजिशन और ये सिस्पोजिशन। इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? आया ना? दोनों सिस में है ना? देखो सर, यहां से अगर प्लेन को कट करूं तो आया ना? इस अब आप सोच रहे हैं इसमें कहीं से भी कट करो, दोनों अलग अलग प्लेन में है, दोनों मिथाइल, बट यहाँ दोनों मिथाइल सेम प्लेन में, इधर से कट कर दिया तो पीओएस प्रेजेंट है। तो इसमें पीओएस है, इसमें पीओएस नहीं है। तो आपको पहले मॉलिक्यूल को देखना है, ऑप्टिकल एक्टिविटी सॉल्व करने से पहले क्या देखना है कि क्या उसमें पीओएस है या नहीं है। आगे वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा सीओएस, क्या उसमें सीओएस है या नहीं है। तो जब भी पीओएस एंड सीओएस उसमें प्रेजेंट रहेंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव। तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है कि मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। समझा? एक बार कायरल है नहीं है वो बात अलग है, बट पीओएस एंड सीओएस पे ध्यान देना। मॉलिक्यूल कायरल हो या ना हो, कैरेंटी सेंटर हो या ना हो, बट उसमें अगर पीओएस एंड सीओएस नहीं है और वो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं तो मॉलिक्यूलर ऑप्टिकली एक्टिव। समझा? यहाँ तक कोई डाउट है? लेट्स गो टू वंस। टाइम है ना अभी?